इसमें कल हमने अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से आपका जो किसी बाएं जो मतलब विद्युत क्षेत्र होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आज वो हम अध्ययन करेंगे। सबसे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आवेश समूह के कारण विद्युत विभव है वो कितना होता है। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि आवेशों का एक समूह है, उन आवेशों के समूह से विद्युत विभव है वो कितना होगा किसी बिंदु पर। जैसे मान लो आपके पास में कोई एक आवेश है Q1 और ये इस Q1 से एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो विद्युत विभव है वो कितना होगा, Q1 से बिंदु P पर विद्युत विभव हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका V1 बराबर क्या हो जाएगा KQ1 अपॉन बीच की जो दूरी है वो R1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो इसी बिंदु पर एक दूसरे आवेश Q2 के कारण कितना विभव होगा, इसी प्रकार से Q3 और ऐसे करते करते मान लो कितने आवेश हो गए आपके पास में Qn हो गए और सबकी दूरी ये होगी हमारे पास में। तो इन सभी आवेशों के कारण, इस Q2 के कारण, Q1 के कारण, Q3 के कारण, Qn के कारण, इन सभी आवेशों के कारण इस P बिंदु पर जो उत्पन्न विद्युत विभव होगा, इन सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर जो उत्पन्न विद्युत विभव होगा वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। भाई हमें पता है कोई भी एक आवेश होता है, उस आवेश से P बिंदु है वहां तक अगर हमारे को क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो विद्युत विभव हमारे को पता है, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हम पहले निकाल चुके हैं। अगर पता नहीं है तो आप वापस जाके वीडियो देख लो। तो इसके कारण हमें पता है कितना होता है आपका V1, इसके कारण कितना हो जाएगा V2, इसके कारण कितना हो जाएगा V3 और इसके कारण कितना हो जाएगा Vn आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसके कारण V1 V2 V3 Vn यहाँ से मतलब वो आगे चलता जाएगा। तो इस पर कितना आवेश होगा, तो सॉरी कितना विभव होगा, तो इसके कारण उत्पन्न विभव प्लस इसके कारण उत्पन्न विभव प्लस इसके कारण उत्पन्न विभव और प्लस इसके कारण उत्पन्न विभव। कहने का मतलब आपका जो परिणामी विद्युत विभव आएगा, परिणामी विद्युत विभव, वो परिणामी विद्युत विभव किसके बराबर आएगा, परिणामी विद्युत विभव आएगा आपके, मान लेते हैं वो हमारा V है और वो V किसके बराबर जाएगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3 और ऐसे करते करते कहां तक, Vn तक। और अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर V1 क्या होगा, अगर दूरी R1 है, आवेश Q1 है, तो बिंदु P पर विभव कितना होता है, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, KQ अपॉन R से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका KQ अपॉन KQ, क्यों क्या आपका Q1 है अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 और ऐसे करते करते कहां तक आ जाओगे, KQn अपॉन Rn, ठीक है। तो ये हो गया आपका आवेशों के समूह के कारण, ये आवेशों का समूह था। इन आवेशों के समूह के कारण जो इन आवेशों के समूह के कारण जो उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव होगा, इस बिंदु पर परिणामी उत्पन्न जो विद्युत विभव होगा वो सभी आवेशों के कारण, ये सभी आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर। ये देख लो सबकी बीजगणितीय क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। अब देखो अगला हमारा जो टॉपिक है वो करते हैं कि आपके पास में एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। उस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। तो बताओ क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लो आपके पास में, चलो मैं हेडिंग दे देता हूं कि एक समान बाएं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा, ये हमारी हेडिंग है कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। आपके पास में एक विद्युत क्षेत्र है जो क्या है, एक समान है। तो एक समान कैसे हो गया विद्युत क्षेत्र, ये आपके पास में इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये लो एक समान है या नहीं है, कैसे पता चला एक समान है, एक तो दिशा सबकी क्या है, समान है और सबका परिमाण, यहाँ पर देखो बीच में जो गैप है वो भी क्या है, सबका समान है। तो ये आपका एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है, भाई बाहरी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। मैं द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा याद करनी है, मतलब जब हम इसमें क्या रखते हैं, एक द्विध्रुव को रखते हैं, क्या करते हैं, एक द्विध्रुव मतलब -q और +q से मतलब जो बना होता है आपका। तो जब इसको द्विध्रुव को रखेंगे तो एक बात बताओ मेरे को, हम पहले देख चुके हैं कि द्विध्रुव को रखने पर उनमें बल कितना लगता है। एक द्विध्रुव को यहाँ पर रखेंगे तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, टो बराबर कितना लगेगा, Pe sin थीटा। लगता है कि नहीं लगता है, लगता है यहाँ पर टो बराबर Pe sin थीटा हमारा क्या लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है। और यहाँ पर द्विध्रुव को जो घुमाने में किया गया कार्य है वो कितना होता है आपका, तो वो किया गया कार्य आपके पास में आता था W बराबर क्या आता था,
W बराबर आ गया आपके पास में PE, और यहाँ पर क्या लिख क्या देता था, PE के बाद में यहाँ पर cos θ1 माइनस का cos θ2। ये इस प्रकार से आपके पास में क्या आता था, कार्य आता था ना कार्य। तो ये तो बल आ गया, ये कार्य आ गया। अब यहाँ पर हमारे को क्या ज्ञात करना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एक द्विध्रुव रखा है, तो उसमें हमारे को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात होती है, स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात होती है हमारे को, कि किसी वस्तु में कितनी स्थितिज ऊर्जा आई, कैसे ज्ञात होगी। स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है आपकी, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास में ये एक मार्कर है, ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा चाहिए, इसके पास में कितनी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पहले जितनी भी स्थितिज ऊर्जा है वो हमारे को पता होगी। ये एक बार के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर इसके पास में स्थितिज ऊर्जा कितनी है, अभी शून्य। मान लो ये गति कर रहा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा इसके पास में शून्य। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इसकी अगर स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, मार्कर को यहाँ से उठा के कुछ आगे लेकर जाएंगे, यहाँ से उठा के कुछ आगे लेकर जाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आगे लेकर जाके इसको रख देंगे, मतलब स्थिर कर देंगे। स्थिर कर दिया, इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी कार्य हुआ है, ठीक है, वो कार्य किस में संचित हो जाएगा, आपका उस मार्कर की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो शून्य स्थितिज ऊर्जा है द्विध्रुव की कहां पर होती है वो हमारे को यहाँ पर चेक करनी है कि द्विध्रुव कौन सी स्थिति में रहता है, तब उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है। तो आप बताओ द्विध्रुव को अगर मैं ऐसे रखूं, द्विध्रुव को अगर ऐसे रखूं प्लस क्यू माइनस क्यू को, तब यहाँ पर बताओ स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, क्या होगी, क्या होगी, शून्य होगी, क्या होगी। ऐसा रख दिया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका संतुलन की अवस्था में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये देख लो यहाँ पर थीटा कितना हो गया आपका, थीटा कितना हो गया, थीटा यहाँ पर देखो, थीटा कितना हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जब द्विध्रुव इस अवस्था में होता है तब उस पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगता है, बल आघूर्ण नहीं लगेगा तो कोई घूमेगा ही नहीं, घूमेगा नहीं, मतलब अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। इसका मतलब जब ऐसे द्विध्रुव रखा होगा तब तो उसके पास में क्या होगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। और अगर हमारे को किसी की भी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें क्या करना है, पहले उसकी शून्य स्थितिज ऊर्जा चेक करनी है कि उसकी शून्य स्थितिज ऊर्जा कहां पर है। फिर हम क्या करेंगे, उस स्थितिज ऊर्जा को चेक करने के लिए हम उस वस्तु को एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। भाई शून्य स्थितिज ऊर्जा होगी, फिर हम उसको उठा के फिर उसको अलग जगह पर रखेंगे। तो हमने उठाया तो हमारी ऊर्जा में क्या हुई, कमी हुई ना। तो वो कमी किस में संचित हो जाएगी, जब हम उसको चीज को वस्तु को रख देंगे तो वो हमारे द्वारा किया गया कार्य किस में संचित हो जाएगा, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे को यहाँ पर क्या चेक करना है कि द्विध्रुव की शून्य स्थितिज ऊर्जा कहां पर है। ऐसे रखा तो क्या है, अधिकतम क्या है आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है। अगर मान लो मैं ऐसे रख देता हूं, द्विध्रुव को ऐसे रख दिया, ठीक है, ये मान लो द्विध्रुव आपका ऐसे है, इस प्रकार से रख दिया। अब द्विध्रुव को अगर ऐसे रख देंगे तब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये आपका द्विध्रुव रहा और यहाँ पर थीटा कितना बन भाई, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, थीटा है आपका 90, कितना है 90 है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान मतलब टो बराबर कितना आएगा आपका PE आएगा कि नहीं आएगा, टो बराबर PE आने का मतलब। और ये टो बराबर PE आपका क्या होता है, अधिकतम अवस्था में होता है। और ये जब हमने पढ़ा था भाई बल आघूर्ण कितना लगता है, तब हमने देखा था कि जो टो है, टो मतलब थीटा जब आपका 90 हो या टो बराबर हो अगर PE, तो आपका जो द्विध्रुव है वो क्या होता है, मतलब साम्य अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर होगा द्विध्रुव तो वापस से यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पर ये क्या करना चाहिए, वापस गति करना चाहिए। कहने का मतलब इसकी जब ये यहाँ पर स्थिर नहीं रह सकता, इसका मतलब ये अगर स्थिर नहीं रहेगा तो इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समझ में आ गया ना भाई। यहाँ पर द्विध्रुव है, वो द्विध्रुव यहाँ पर स्थिर रह ही नहीं सकता क्योंकि वहां पर उस पर अधिकतम बल आघूर्ण लग रहा है, कितना लग रहा है PE। और ये अधिकतम बल आघूर्ण क्या करेगा, इस द्विध्रुव को यहाँ पर रहने ही नहीं देगा। तो ये द्विध्रुव क्या करेगा, वापस अपनी मूल स्थिति की ओर आने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब इस स्थिति में होगा द्विध्रुव तो वहां पर उस पर है वो क्या होगा, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या रहेगी, उसकी शून्य रहेगी। इसका मतलब अगर हमारे को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को इस द्विध्रुव को कहां से कहां तक घुमाना पड़ेगा, थीटा से मतलब 90 से कहां घुमा देंगे हम 0 डिग्री, या फिर 90 से हम थीटा कोण तक घुमा देंगे। ठीक है भाई, 90 पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी रहेगी, शून्य रहेगी, इसीलिए हम 90 से इसको घुमाएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 पर सबसे अधिक वो अस्थायी होता है, और अस्थायी होने का मतलब वो स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं है इसका मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। भाई कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है,
किसी वस्तु में स्थिर होने की वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है। और वस्तु ही अगर स्थिर नहीं है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अगर हमारे को द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा याद करनी है तो हमारे को जो मतलब समाकलन करना पड़ेगा, वो मतलब कार्य का ऊर्जा कैसे निकलेगी, कार्य से निकलेगी ना, तो समाकलन करना पड़ेगा। वो कहां से कहां तक करना पड़ेगा, हमारे को 90 से थीटा करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर सीधा भी निकाल सकते हैं कि 90 से थीटा, लेकिन हम पूरा डिटेल से करेंगे। यहाँ पर आप θ1 θ को मान करके भी निकाल सकते हो, वो निकालेंगे पहले। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव को घुमाते हैं डी थीटा कोण पर। पहले तो वो लिखना पड़ेगा भाई 90 से थीटा घुमाना है, कैसे भी करना है। तो पहले तो हमारे को कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो अगर हम इसको डी थीटा घुमाते हैं, कैसे भी घुमाओ जाए, तो जब डी थीटा घुमाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की वजह से वहां पर क्या लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा। और बल आघूर्ण लगेगा तो कार्य किसके बराबर होगा, बल लग रहा है, इसका मतलब कार्य होगा। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल तो बल कितना होगा, बल आघूर्ण लग रहा है आपका टो, और विस्थापन कितना किया हमने, डी थीटा किया। तो ये आपका क्योंकि विस्थापन डी थीटा किया तो कार्य भी कितना आएगा आपका, डी डब्ल्यू ही आएगा। अब अगर हमारे को क्या करना है, द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा भाई, इसके क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन कर देते हैं। और समाकलन कहां से, चलो हम समाकलन लिख देता हूं। डी डब्ल्यू बराबर, ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर समाकलन टो डी थीटा। ठीक है। अब अगर हमारे को क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो हम कहां से कहां तक करेंगे समाकलन, हम करेंगे 90 से थीटा। 90 से थीटा, द्विध्रुव को कहां से घुमाएंगे, 90 से कुछ कोण पे घुमाएंगे। अब 90 से जैसे ही घूमेगा, क्योंकि 90 पर अधिकतम बल आघूर्ण लग रहा है, ऊर्जा आएगी कहां से, द्विध्रुव के पास में ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र क्या करता है, बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर बल लगाएगा। अब जब ऐसे होगा तब तो कोई बल लगेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर तो उसके पास में स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन हमारे को करनी है संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो संचित कैसे होगी, जब द्विध्रुव यहाँ पर होगा तब वो यहाँ पर घूम के आएगा और आएगा यहाँ पर रुकेगा। तो यहाँ पर रुकने के लिए उसको पहले यहाँ से घूमना पड़ा था ना, तभी तो उसके पास में क्या आई थी, ऊर्जा आई थी ना। तो यहाँ से हमारे को 90 से कहां तक घुमाना है, उसको थीटा तक या फिर 0 डिग्री तक, वो अलग कंडीशन होगी, वो बाद में देख लेंगे। घुमाना कहां से है, 90 से आपको कहां पर घुमाना है, थीटा तक घुमाना है। तो 90 से हमने थीटा तक क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से टो का मान रखो, टो बराबर क्या होता है, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 90, टो का मान रख देते हैं, चलो 90 से थीटा, टो का मान हो गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ समाकलन किसका इसका होगा, पी तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि पी और ई के साथ में कोई थीटा है ही नहीं, साइन थीटा है, तो यहाँ पर इसका ही समाकलन होगा। तो 90 से थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का जो समाकलन रहता है वो क्या होता है आपका, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा। ठीक है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। 11th में भी आपकी ये जो नॉर्मल थे आपके, वो आपके आए हुए थे, वहां पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में थे ना आपके कि साइन थीटा क्या क्या समाकलन होता है, फॉर्मूले भी हमारे आए थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर इसका हो गया माइनस का कोस थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पर W बराबर हो जाएगा आपका PE, और इसका समाकलन हो गया माइनस का कोस थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है आपकी 90 से थीटा। अब देखो रखते हैं मान W बराबर क्या आ जाएगा, PE, पहले थीटा को रखते हैं, थीटा क्या आ गया, माइनस का कोस कितना आ गया, माइनस का कोस, थीटा थीटा ही आ गया। फिर क्या आ गया माइनस, ये माइनस तो वो लिमिट वाला है, फिर ये माइनस और है, तो माइनस का कोस कितना हो गया 90, W बराबर PE। अब बताओ कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 मान होता है आपका कितना, 0 होता है। इसका मतलब ये पार्ट पूरा ही 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास बचेगा क्या, PE माइनस का कोस थीटा। तो ये हो गया आपके पास में। और ये जो किया गया कार्य, मतलब जो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य है कितना है, W बराबर, जब 90 से थीटा घुमाएंगे तब जो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य वो आ गया W बराबर माइनस का PE कोस थीटा। और यही किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, द्विध्रुव को 90 से थीटा घुमाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव यहाँ से घूम के यहाँ पर स्थिर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक घुमाने में, यहाँ से यहाँ तक घुमाने में द्विध्रुव में जो भी कार्य होगा वो किसमें संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। देखो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर इसके पास में ऊर्जा थी 5 जूल, कितनी थी, 5 जूल थी, या क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो उसके पास में कितनी ऊर्जा रहेगी, 0 जूल रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर नहीं रहेगा ये।
तो 0 जूल स्थितिज ऊर्जा रहेगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो हमारे कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा भाई, हम कार्य नहीं कर रहे तो विद्युत क्षेत्र तो कार्य कर रहा है ना, कोई तो कार्य कर रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, तभी तो घूम के यहाँ पर आ रहा है, तो कार्य हो रहा है तो ऊर्जा में क्या हो रही है, हमारी कमी हो रही है। वो ऊर्जा गई कहाँ पर, वो ऊर्जा इसमें संचित हो गई, और जब उसको हमने यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे तब उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित थी, लेकिन जैसे ही उसको रोक दिया हमने, तो इसका मतलब वो सारी ऊर्जा वो किस में संचित होगी, आपकी वहां पर स्थितिज ऊर्जा में संचित होगी। और मान लो हमारी ऊर्जा में हानि मान लो होगी 5 जूल, तो कहने का मतलब जब हमने इसको 0 जूल से यहाँ तक घुमाया तब हमारी ऊर्जा में हानि हुई कितनी, 5 जूल, तो इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 5 जूल होगी, क्योंकि हमारे जो ऊर्जा में हानि हुई वही तो किसमें संचित होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 5 जूल। ठीक है, तो ये आ गया आपका कि द्विध्रुव में संचित ऊर्जा है वो कितनी होती है, माइनस का पी कोस थीटा। अब हम थीटा का अलग अलग मान रख सकते हैं कि अगर थीटा आपका कितना हो, नोट करके, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, कहने का मतलब हमने द्विध्रुव को कहां से घुमाया है, 90 से कहां पर घुमाया है, ये आपका 90 है, 90 से हमें कहां पर घुमाया है, 0 डिग्री पर, मतलब इस स्थिति पर है, तब आपका कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, W बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, PE। थीटा का मान कितना होता है आपका, सॉरी थीटा का मान 0 डिग्री है और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा W बराबर माइनस का PE आ गया। अब अगर मान लो थीटा हो आपका कितना, थीटा हो 90, थीटा मान लो अगर 90 हो गया, थीटा 90 हो गया तो W बराबर मतलब कितना आ गया, cos 90 का मान कितना होता है, 0, इसका मतलब W भी कितना आ जाएगा, 0। भाई थीटा 90 होने का मतलब हमने द्विध्रुव को कुछ किया ही नहीं, वहीं पर था वहीं पर रखा, तो वहीं पर था वहीं पर रहा, तो उसके पास कोई ऊर्जा होगी ही नहीं यहाँ पर। सॉरी एक बार यहाँ पर देखो भाई, ये किया गया कार्य किस में संचित हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा ना, तो इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे, U बराबर माइनस का PE cos थीटा, तो यहाँ पर भी आप U लिख सकते हो। तो जब हम थीटा 90 रखेंगे तो मतलब हमने द्विध्रुव घुमाया ही नहीं, इसका मतलब जो हमारी स्थितिज ऊर्जा वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब थीटा अगर मान लो 180 डिग्री हो तो थीटा 180 डिग्री, तब कितना आएगा, U बराबर कितना आ गया, माइनस का PE cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं पता तो आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर, भाई यहाँ पर कितना होगा, cos 0 का मान कितना होता है, 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब cos इस साइड में उल्टा होगा, cos 180 का मान कितना होता है, भाई ये यहाँ पर कितना 0 आता है, 90 180 270 360 आ जाता है, तो इसका उल्टा यहाँ पर होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका उल्टा यहाँ पर cos 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, इसका मान माइनस का 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब क्या हो गया, U बराबर क्या आ गया, PE। ये आ गई आपकी पास में, क्या आ गई, किसी विद्युत क्षेत्र में जो एक समान है उसमें जो द्विध्रुव रखा है, तो उस द्विध्रुव में संचित जो ऊर्जा वो कितनी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो समझ में आ गया तो हम अगला जो हमारा टॉपिक उसको करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध, या फिर विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता भी बोल सकते हैं कि विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए, या फिर बोल सकते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, मतलब V और E में क्या बताना है आपको, संबंध बताना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं फटाफट से कि आपको V और E के मध्य संबंध बताना है, हम तो तरीके से करेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि V और जो आपका E होगा उसमें क्या संबंध है। ठीक है, कैसे भाई, V का अगर आपको जल्दी से देखना है, कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा V और E में संबंध, वैसे तो हम डिटेल से करेंगे, पहले बता रखा है कि V बराबर क्या होता है आपका W/Q, क्या होता है W/Q। E बराबर क्या होता है आपका, E बराबर होता है आपका F/Q, होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर F/Q होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप Q का मान निकाल लो, Q बराबर कितना हो जाएगा, F/E हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर W, Q का मान रख दो, क्या हो जाएगा F/E, E कहाँ पर चला जाएगा ऊपर, V बराबर W को मान मतलब खोल दो, क्या हो जाएगा, W होता है बल इंटू विस्थापन, मतलब F इंटू S, या जो भी लिखो आप, ठीक है, L लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, L लिख देते हैं, इंटू E/L। तो F से F कैंसिल हो गया, मतलब V बराबर क्या था आपका E इंटू L, कहने का मतलब E बराबर आ जाएगा आपका V/L, E बराबर आ जाएगा V/L। ये तो मैंने बताया कि भाई विद्युत क्षेत्र और जो आपका विभव उसमें क्या संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी होती है, विभव प्रवणता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर माइनस प्लस भी आएगा। ठीक है, ये जल्दी से मतलब आप कर सकते हो कि क्या संबंध हो सकता है फॉर्मूले से, बिल्कुल आसान चीजें होती है सारी, बस तरीके से करने की जरूरत है उनको।
तो देखो हमारे को ज्ञात करना है कि विभव प्रवणता ज्ञात करनी है या फिर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में क्या ज्ञात करना है, हमारे को संबंध ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखो हमारे पास में एक प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर जो विभव है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव मान लेते हैं वी। कितना है वी भाई, प्लस क्यू से कोई भी बिंदु, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव मान लेते हैं, कितना है हमारा वी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या करेंगे हम, इस पी बिंदु को यहां से क्यू बिंदु तक लेकर आएंगे। पी बिंदु को क्यू बिंदु तक हमने डीआर विस्थापित किया। देखो ध्यान से समझना, पी बिंदु से क्यू बिंदु तक जो पी बिंदु है उसको हमने कहां तक विस्थापित किया, डीआर तक विस्थापित किया। इसका मतलब पी बिंदु पर जो विभव वी था, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इस पी बिंदु को यहाँ पर उठाया और पी बिंदु को डीआर विस्थापित किया और यहाँ पर लेकर आए। अब देखो डीआर विस्थापन कर दिया, उठाया भी हमने, इसका मतलब बल भी लगा, विस्थापन भी हुआ, मतलब वहां पर क्या हुआ, कार्य हुआ। इसका मतलब वहां पर विभव भी तो बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर डीआर विस्थापन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर विभव होगा क्यू बिंदु पर, वो वी रहेगा या फिर कुछ ज्यादा होगा या फिर कुछ कम होगा। भाई पी पर बिंदु विभव था वी, ठीक है, क्यू पर विभव है वो वी रहेगा या कुछ अलग होगा। भाई क्यू पर विभव वी क्यों रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर पी से क्यू तक बिंदु को लेकर आए और उसमें डीआर विस्थापन किया है, मतलब कार्य हुआ है। तो वो कार्य किसके रूप में परिभाषित करेंगे, हम विभव के रूप में परिभाषित करेंगे ना। तो यहाँ पर आपका विभव बढ़ेगा, कितना होगा विभव हो जाएगा वी प्लस, क्योंकि हमने डीआर विस्थापन किया तो हमने मान लेते हैं भाई कितना विभव बढ़ गया, आपका डीवी विभव बढ़ गया यहाँ पर। अब आपके पास में आप बोल सकते हो कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। भाई विभवांतर क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q, मतलब किया गया जो मतलब कार्य है वो विभव के बराबर होता है, या फिर विभव है वो किसके, कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख लोगे यहाँ पर कि प्लस भाई बिंदु P को Q से, थोड़ी तो आपके जो नोट्स है उसके अंदर है यहाँ पर, तो बिंदु P को Q से विस्थापित करने, डीआर विस्थापित करने पर उसके विभव में वृद्धि V प्लस से dV हो जाती है। तो किया गया कार्य अगर हमारे को चेक करना है तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो उत्पन्न ये विभव, इन विभव में अगर हम अंतर याद कर लेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, किया गया कार्य मिल जाएगा यहाँ पर। भाई विभव में वृद्धि हुई है वो अगर हमारे को चेक करने तो हम क्या कर लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे, और वो जितनी विभव में अंतर आया है वो उतना ही, विभव में जितना अंतर आया उतनी तो हमारा क्या हुआ, कार्य हुआ। मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट विभव था और यहाँ पर हो गया 6 वोल्ट विभव, इसका मतलब विभवांतर कैसे निकालोगे, 6 माइनस का 5 मतलब 1 वोल्ट। इसका मतलब आपका कार्य भी कितना हुआ है, 1 वोल्ट के बराबर कार्य हुआ है ना, तभी तो 1 वोल्ट बढ़ा रहे हैं यहाँ पर क्यू पर। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकालते हैं कि विभवांतर में जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। तो विभवांतर में अंतर, विभवांतर निकालो कितना होगा, P और Q के मध्य विभवांतर कितना होगा, जो ज्यादा विभव होता है उसमें से कम विभव को हटा देते हैं। ज्यादा विभव कहां पर है, V प्लस dV है, इसका मतलब V प्लस dV, इसमें से किसको हटा देंगे, V को हटा देंगे। और ये जो विभव में अंतर है वो किसके बराबर होगा, आपका किए गए कार्य के, मतलब किसके, क्योंकि डीआर विस्थापन किया है तो कार्य भी dW होगा अपॉन आवेश मान लेते हैं, कौन सा हो गया, Q नोट मान लो या Q मान लो, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश मान लेते हैं ना, तो ये विभव में अंतर आ गया। भाई विभवांतर होता है ना आपका VA माइनस का VB बराबर क्या होता है, W अपॉन Q नोट, ये विभवांतर होता है ना। तो उसी का आधार पर तो हमने ये लिखा है, देखो ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर Q बिंदु का विभव, ये P बिंदु का विभव। अब हमने यहाँ पर जो Q बिंदु का विभव माइनस P बिंदु का विभव किया है यहाँ पर, ना कि V माइनस किया है, क्योंकि ज्यादा कौन सा, ज्यादा मिश्रित को हमको घटाएंगे ना, तो ये आ गया हमारे पास में जो विभवांतर है वो कार्य के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं आगे, V से V क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, भाई ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, मतलब dV बराबर क्या आ गया आपका dW अपॉन Q नोट। अब देखो आगे, हमने यहाँ पर एक Q नोट आवेश था, भाई हमने परीक्षण आवेश लिखा ना, परीक्षण आवेश को तो लेकर आएंगे यहाँ पर, कोई बिंदु को थोड़ा लेकर आएंगे यहाँ पर। तो परीक्षण आवेश P से Q तक लेकर आए, तो इसका कुछ विद्युत क्षेत्र नहीं है क्या, प्लस Q का विद्युत क्षेत्र नहीं है ना विद्युत क्षेत्र। तो प्लस Q का विद्युत क्षेत्र है, तो प्लस Q क्या करेगा, इस Q नोड को अपनी ओर आने के लिए क्या करेगा, बल नहीं लगेगा। भाई Q नोड पर प्लस आवेश है, प्लस Q है उस पर तो प्लस है ही, हम Q नोड को इसके प्लस Q की तरफ लेकर आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर दोनों समान प्रकृति के, तो दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके विरोध में क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, भाई इसका विद्युत क्षेत्र उसके विरोध में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो आवेश Q नोड है उसको लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर वो क्या मिलेगा, बल भी तो मिलेगा, और बल किसके द्वारा किया कि मतलब बल लगाया जाएगा, स्थिर विद्युत बल द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल
तो स्थिर विद्युत बल अगर आपका कितना लग रहा है, Fe लग रहा है, Fe है, तो किया गया कार्य, तो dr विस्थापन में किया गया कार्य, तो dr विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा भाई, dw बराबर बल कितना लग रहा है आपका, Fe लग रहा है। अब बताओ यहाँ पर भाई फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है आपका F cos थीटा, थीटा होगा ना, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा भाई, विस्थापन और बल के मध्य कोण के, स्थिर विद्युत बल तो आपको ऐसे लगेगा क्योंकि प्लस के Q के कारण है, जो विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से निकलेगा, और जिस साइड में विद्युत क्षेत्र होता है उसी साइड में प्लस के कारण उसी साइड में क्या लगता है, बल लगता है, तो मतलब Fe का मान इस साइड में है, और इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं शुरुआत के अंदर। तो Fe इस प्रकार से लग रहा है और विस्थापन हम ऐसे कर रहे हैं भाई, Q dr यहाँ से लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ये dr तो इस साइड में, और जो आपका बल Fe है वो इस साइड में, मतलब कोण कितना है 180, और cos 180 का मान कितना होता है, अभी बताया था -1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस का Fe और क्या आ जाएगा dr, आगे यहाँ पर E dr। अब बताओ यहाँ पर Fe की जगह मैं क्या रखूं भाई, विद्युत क्षेत्र लग रहा है ना, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पर Fe का मान कितना हो जाएगा, dw बराबर माइनस का Fe का मान रखो, Fe क्या होता है आपका E इंटू क्यू नोट, भाई E बराबर क्या होता है F अपॉन Q, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा E Q हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस का E Q नोट और क्या आ गया dr। अब इसका मान dw का मान यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो dw का मान यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, dv बराबर क्या आ जाएगा, dw का मान रखो क्या आएगा माइनस का E Q नोट dr अपॉन क्या आ जाएगा Q नोट से Q नोट कैंसिल, मतलब dv बराबर क्या आ गया आपका माइनस का E dr, मतलब जो E है वो किसके बराबर आ गया, माइनस का dv अपॉन dr, आगे ना यहाँ पर, और इससे ही हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आया था जब हमने सिंपल वहां पर माइनस नहीं आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये dv अपॉन dr है ना, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, केवल dv अपॉन dr को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है। तो ये विभव प्रवणता और ये विद्युत क्षेत्र, तो कहने का मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको अच्छे से वहां पर लाइन लिखी हुई है कि क्या क्या हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र और जो आपका विभव है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला, या फिर विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला। यहाँ पर माइनस आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार का फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि इसका हमने कर दिया था समाकलन, डीवी बराबर क्या आया था आपका माइनस का ई दिया, इसका समाकलन कर दिया तो ये क्या बन गया था v, और माइनस का समाकलन कहां से कहां तक किया था हमने, इनफाइनाइट टू r किया था ना। जब किसी मतलब कोई भी एक आवेश है q नॉट, उसको अनंत से r तक लेकर आते हैं तब उसमें कितना विभव होता है, तो ये मान आया था। तो ये भी तो आपके एक समझिए ना, v और e और r के मध्य, और बस इसको ऐसे किया है। तो बस आपको तरीके से काम लेना है, आपके सारे जितने भी है वो सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल जो भी है या टॉपिक वगैरह वो सारे सही होंगे। तो आज है वो वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो हमारा आगे वीडियो आएगा उसमें हम समविभव पृष्ठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आपके जितने भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाने चाहिए, पीछे जितने टॉपिक है वो क्लियर होने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास में तो चॉइस है कि आप वापस जाके क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, और आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखने हैं।